दोस्तों तो 15 तारीख को आप लोगों का पेपर है आईएमयू का, है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके बता देता हूँ जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दैट कि आप लोगों को यहाँ पे जो क्वेश्चन आए कुछ यहाँ से कवर हो जाए, और यही आपको जो फाइल है जो मैं यहाँ पे लिखूंगा, जितना भी इसमें लिखूंगा वो सब सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद मैं इसको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। ये पीडीएफ फाइल आपको वहाँ से मिल जाएगी, लिंक नीचे है, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और कोर्स जो है मैंने बंद कर दिया है अब, क्योंकि परसों पेपर है, मैं नहीं चाहता कि आज कोई ले और उसका पैसा वेस्ट हो। ठीक है, तो कोर्स अब बंद हो चुका है और अब उसमें एनरोलमेंट नहीं होगी, मैं अभी बता देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि भाई जो पहला क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, इंडियन जो कैलेंडर है वो किस चीज़ को फॉलो करता है। देखो यहाँ पर ना दो चीज़ें आती है। एक तो आती है कि जो यहाँ के सिटीजन है वो क्या फॉलो करते हैं। देखो हिंदू धर्म के हिसाब से जो है वो अलग है। अगर जो गवर्नमेंट है वो किस चीज़ को फॉलो करती है, ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी पड़ेंगी। ओके, जो हम लोग हैं नॉर्मली, हम लोग भी बेसिकली जनवरी फरवरी वाला ही फॉलो करते हैं। और जो हम लोग फॉलो करते हैं ना वो कौन सा वाला है, वो है आपका ग्रिगोरियन कैलेंडर। समझ में आ गया, इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रिगोरियन कैलेंडर। 1582 में इसे बनाया था। किसने बनाया था? पोप ग्रिगोरी ने। पोप ग्रिगोरी ने, जो कि 13th थे। ये आप यहाँ पे ध्यान देना, पोप ग्रिगोरी। गुप्त संवत किसने बनाया था? 319 और 320 के आसपास चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने बनाया था, क्योंकि विक्रम संवत, विक्रम संवत बहुत बार आता है एग्जाम में। ये उज्जैन के एक राजा थे जिसका नाम था विक्रमादित्य। जिसका नाम था विक्रमादित्य, उज्जैन के राजा थे। इन्होंने 58 बीसी में, ओके, बिफोर क्राइस्ट में इन्होंने ये कैलेंडर निकाला था। और शक संवत बहुत इंपॉर्टेंट है, 78 एडी में। ओके, 78 एडी की बात कर रहा हूँ। इसको कनिष्क, एक शक, कुषाण राजा था वैसे तो, कुषाण एक राजा था कुषाण वंश का, दैट इज कनिष्क। ठीक है, कुषाण डायनेस्टी का, इसने इसको चालू किया था। अब ये जो विक्रमादित्य थे ना उज्जैन के राजा, इन्होंने तो विक्रम संवत निकाला था क्योंकि उन्होंने शकों को हराया था। और कनिष्क ने शकों को हराने के बाद उसे देश से निकाल दिया था, यानी कि भारत से बाहर भगा दिया था, तो उसने शक संवत स्टार्ट किया था। ओके, तो ये दो चीजें हैं आपको याद रखनी है, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब जो हमारा कैलेंडर है ना, जो इंडियन कैलेंडर है वो है शक संवत। इंडियन कैलेंडर, गवर्नमेंट का कैलेंडर कौन सा है? ग्रिगोरियन, समझना आप। कैलेंडर जो ग्रिगोरियन है वो कैलेंडर किसका है? गवर्नमेंट का। जनवरी फरवरी मार्च न्यू ईयर हो गया। लेकिन जो हमारा आप देखते हो त्योहार पड़ता है, हमारा जो सावन मास पड़ता है ना, भादो, जो सारे भी यहाँ पे मास के नाम है वो सब शक संवत के नाम है। संस्कृत जो हमारा कैलेंडर है ना वो शक संवत है। ठीक है, तो जो यहाँ पे हमारा कैलेंडर है दैट इज शक संवत। और जो हमारा गवर्नमेंट का कैलेंडर है, जैसे गवर्नमेंट चलती है, दैट इज ग्रिगोरियन कैलेंडर, जो यहाँ पे आपको याद रखना है। और ये सब जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके, वो मैं यहाँ पे एज इट इज रहने दूंगा, और यही फाइल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आंसर जो होगा मैं उस पर ऐसा गोल टिक मार दूंगा। ओके, तो आपको पता चल जाएगा भाई आंसर ये है। गवर्नमेंट कौन सा यूज करती है? ग्रिगोरियन। सिटीजन कौन सा यूज करते हैं? शक संवत। वैसे हम लोग भी वही वही यूज करते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ग्रिगोरियन हम लोग भी यूज ही करते हैं, अब शक संवत कोई भी यूज नहीं करता। अगला क्वेश्चन है, पेस मेकर इज एसोसिएटेड विद विच ऑर्गन। जो पेस मेकर है ये कौन से ऑर्गन से रिलेट करता है? ओके, तो याद रखना, जो पेस मेकर है ना बेसिकली ये डायबिटिक, जो डायबिटिक होते हैं ना, ठीक है, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं ये बेसिकली उनके लिए होता है। ओके, ये हार्ट जो होती है ना, हार्ट, ये हार्ट के लिए यूज होता है। पहली बात तो ये हमारा राइट आंसर हो गया, हार्ट के लिए यूज होता है। हार्ट में ना ये इलेक्ट्रिक पल्स देता है, हार्ट बीट को रेगुलेट करता है। ये चीज भी आपको यहाँ पे याद रखनी है, रेगुलेट भी करता है। ये एग्जाम में कई बार आ रखा है, पेसमेकर। ठीक है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जो ये पर्टिकुलर हमारे ऑर्गन्स होते हैं इन सबके डॉक्टर अलग अलग होते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे ब्रेन के डॉक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ब्रेन के डॉक्टर को हम लोग बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। ठीक है, न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। लीवर के डॉक्टर को हम लोग क्या कहते हैं? लीवर के डॉक्टर को हम बोलते हैं हेपेटोलॉजिस्ट। हेपिटो हेपेटोलॉजिस्ट कहते हैं। किडनी के डॉक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजिस्ट। नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। हार्ट के डॉक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। तो ये आता है एग्जाम में कई बार, तो ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। ओके, कई बार आपसे ये रीजनिंग में भी पूछाता है कई बार। ओके, न्यूरोलॉजिस्ट ब्रेन का हो गया, हेपेटोलॉजिस्ट लीवर का हो गया, किडनी का नेफ्रोलॉजिस्ट, एंड हार्ट का तो कार्डियोलॉजिस्ट। ब्रेन का तो आपको बताइए, न्यूरोलॉजिस्ट मैंने आपको बता दिया।
अब आया अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। ये बहुत सिंपल है, आपने बचपन से पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड हम लोग बोलते हैं। ओके, ये चीज आप लोग ध्यान देना। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, ये कहाँ पर लोकेट करता है, तो ये ध्यान देना कि ये इसकी लोकेशन कई बार एग्जाम में पूछता है। तो ये है हमारे ब्रेन के, जो ब्रेन में हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है, ये उसके नीचे मिलता है। समझ में आ गया, बिलो में यहाँ लिख देता हूँ, बिलो हाइपोथैलेमस, ये याद रखना। कई बार पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन भी पूछ जाती है, तो हमारे दिमाग में अगर ब्रेन सीधा ऑप्शन में होगा तो ब्रेन कर देना, और हाइपोथैलेमस के नीचे होता है। ओके, अब ये आया थायराइड। थायराइड जो ग्लैंड है ना आपका, ये पर्टिकुलरली क्या करता है, थायराइड ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये रेगुलेट करता है आपकी बॉडी में, क्या रेगुलेट करता है, मेटाबॉलिज्म। ये रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म। दूसरी चीज, रिप्रोडक्शन भी यही रेगुलेट करता है। ओके, रिप्रोडक्शन भी, ग्रोथ भी, ग्रोथ भी यही क्या करता है, रेगुलेट करता है। थायराइड में ना एक बीमारी होती है, वो बीमारी कौन सी है, आयोडीन से की कमी से होने वाली कौन सी है, घेंगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्वाइटर भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, हम लोग इसे ग्वाइटर भी कहते हैं। आयोडीन, नमक, नमक तो नहीं बोलेंगे, आयोडीन की कमी से ये होता है। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन में एक बीमारी होती है, जिस बीमारी का नाम है, बहुत कॉमन है, वो है आपका टाइफाइड। टाइफाइड जो बीमारी है वो किसको इफेक्ट करती है, वो इफेक्ट करती है स्मॉल इंटेस्टाइन को। टाइफाइड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पे आपका, कि टाइफाइड बीमारी को जानने के लिए हम कौन सा टेस्ट कराते हैं, तो ये आता है विडाल टेस्ट, डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, डिटेक्ट करने के लिए टाइफाइड को, अगर जैसे एलिसा टेस्ट है, मैं आप लोगों से यहाँ पे पूछता हूँ अभी कि एलिसा टेस्ट किसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग करते हैं। जैसे कोई एलिसा टेस्ट करवा रहा है, इसका मतलब क्या है, वो किस चीज़ का टेस्ट करवा रहा है। ओके, अब सेरिब्रम है यहाँ पे, सेरिब्रम क्या होता है, जब इंसान दारू पीता है ना, तो उसके सेंसेस उसके कंट्रोल में नहीं होते हैं। तो कभी भी ध्यान देना कि जब हम अल्कोहल पीते हैं, तो वो हमारे किस चीज़ को इफेक्ट करता है, अफेक्ट होगा, वैसे तो इफेक्ट नहीं होगा, किस चीज को अफेक्ट करता है, वो सेरेबुलम को ही करता है। ओके, सेरेबुलम को ही करने से हमारे जो सेंसेस होते हैं हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल वाज फर्स्ट यूज बाय ह्यूमन। इंसानों के द्वारा यूज किया गया, अर्ली मैंस के द्वारा यूज किया गया पहला मेटल कौन सा है, तो याद रखना हमारा है डी, यानी कि कॉपर है। सबसे पहले इंसान ने इसको यूज किया था। अगर पहला जानवर, फर्स्ट पेट एनिमल, कभी अगर आपसे पूछे कि पहला जो पेट एनिमल है इंसान ने उसे किसे बनाया था, पहला पालतू जानवर इंसान का क्या था, तो वो डॉग था, इसीलिए आज तक वफादार भी है। ओके, पहला अनाज जो इंसान ने उगाया था, फर्स्ट सीरियल। ओके, यहाँ पे होगा ये सीरियल, ठीक है, CEREAL, सीरियल, कल्टीवेटेड। ये कौन सा कल्टीवेट किया था इंसान ने, सबसे पहले इंसान ने गेहूं उगाया था, ये भी याद रखना। ठीक है, ब्रास जो है वो किसका मिक्सचर होता है, ये एक मिक्सचर है, कंपाउंड है, दैट इज कॉपर प्लस जिंक, ये भी आता है एग्जाम में, आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, ब्रास। ब्रोंज, यहाँ पे आप देख रहे हो ब्रोंज किसका है, ब्रोंज किस चीज का होता है, ब्रोंज इज द कंपाउंड। ओके, एंड ब्रोंज किस चीज का मिक्सचर होता है, ये होता है कॉपर एंड टिन का। समझ में आ गया, ये होता है कॉपर प्लस टिन से मिलाकर हम लोग ब्रोंज बनाते हैं। कॉपर इज अ मेटल, ब्रास एंड ब्रोंज ये क्या है, कंपाउंड है, जिससे दो मेटल से मिलकर इसको बनाया जाता है। ओके, ब्रास का आपको बता दिया जिंक एंड कॉपर, ब्रोंज का आपको बता दिया कॉपर एंड टिन। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। गोल्ड का सिंबल क्या होता है, ओके, केमिकल नेम, शॉर्ट फॉर्म आप बोल सकते हो, तो ये आपका क्या हो गया, AU हो गया या GU हो गया, बताना मुझे कमेंट में, ये आप लोग मुझे लिख के बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। ओके, अब यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद, हमारे भारतीय संविधान में हम क्या बोलते हैं, संसद का संविधान कहते हैं, कौन सा आर्टिकल है, तो वो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 क्यों है, आर्टिकल 79 में हमने संसद का जिक्र किया है, यानी कि पार्लियामेंट का जिक्र किया है। आपसे ना एग्जाम में एक चीज पूछेगा कि पार्लियामेंट किन चीजों से मिलके बनती है, तो पार्लियामेंट तीन चीजों से मिलके बनती है। सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले प्रेसिडेंट, फिर अपर हाउस जिसे हम लोग बोलते हैं राज्यसभा,
फिर लोअर हाउस जिसे हम बोलते हैं लोकसभा। ओके, ये तीन चीजों से मिलकर भारत की पार्लियामेंट बनी है। ओके, ये आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। आर्टिकल 79 में संसद का जिक्र किया गया है। संसद के दो सदन होते हैं, एक होता है अपर हाउस, जिसे मैंने आप लोगों को बताया, जिसे हम लोग बोलते हैं राज्यसभा, जिसमें हर मेंबर दो 1/3 यानी कि जो हर 2 साल में रिटायर होता है। इनका टर्म 6 साल का होता है। ये एग्जाम में आपसे आ सकता है। और जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वही इसका क्या होगा, चेयरमैन होता है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन वही होता है। संसद का जो लोअर पार्ट है उसे हम बोलते हैं लोकसभा, जिससे सरकार बनती है। यहाँ पे जिसके पास बहुमत होगा वो सरकार बनाएगा। और जो इसका स्पीकर होता है वो इन्हीं के बीच में से चुना जाता है। ये कहीं और एक्स ऑफिशियल नहीं होता है। समझ में आ गया लोकसभा आपको? ओके, तो यहाँ पर अभी वर्तमान में कौन है, ओम बिड़ला। ओके, पिछले बार भी यही थे। और अगर मैं बात करूँ लोकसभा के जो फर्स्ट स्पीकर थे, कभी एग्जाम में आ सकता है, बहुत बार भी आया है, तो गणेश वासुदेव मावलंकर इज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। ओके, ये हो गया आपका आर्टिकल 79। आर्टिकल 80 इज रिलेटेड टू राज्यसभा। समझ में आ गया? आर्टिकल 80 राज्यसभा से रिलेटेड है। और राज्यसभा में टोटल मेंबरशिप कितनी होती है, 250 की मेंबरशिप होती है, जिसमें से 12 क्या होते हैं, याद रखना, 12 होते हैं नॉमिनेटेड। 12 होते हैं नॉमिनेटेड। आर्टिकल 81 किस चीज से रिलेट करता है, ये करता है लोकसभा से। ये करता है लोकसभा से। टोटल मेंबर, मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं इसमें, मेंबर्स 550 होते हैं। लेकिन अभी करंट में सिचुएशन कितनी है, 543 है। जिसमें से जिसमें से 500 जो 20 हैं, ओके, 500 530 जो है वो स्टेट से चुन के आए हैं, और जो 13 है वो चुन के आए हैं यूटी से। ओके, ये चीज़ आप लोग ध्यान देना। और पहले दो मेंबर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होते थे, लेकिन उनको बैन कर दिया है 2020 के बाद से। 26 जनवरी 2020 से उनको यहाँ पर अब वो रिजर्वेशन नहीं मिलता है। ओके, आर्टिकल 82 आपको याद करने की जरूरत है नहीं। वैसे पर्टिकुलरली ये क्या है, ये है आपका रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज द सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के प्रेसिडेंट की सैलरी कितनी है? ओके, तो यहाँ पे सैलरी है 5 लाख। इससे पहले सैलरी कितनी थी, तो ये एग्जाम में आ सकता है 1.5 लाख थी। ओके, अब यहाँ पे 3.5 लाख भी है, तो 3.5 लाख भारत में गवर्नर्स की सैलरी होती है, गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स, चाहे वो यूटी का हो लेफ्टिनेंट गवर्नर, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर हो। तो ये होती है इनकी सैलरी। गवर्नर का जो टर्म होता है वो होता है 5 साल का। इनको 3.5 लाख सैलरी मिलती है। 2.8 लाख सैलरी भारत में किसकी है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। अभी वर्तमान में सीजीआई कौन है, डीवाई चंद्रचूड़। डीवाई चंद्रचूड़ क्या है वर्तमान में अभी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ओके, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, ये आता है एग्जाम में, फर्स्ट सीजीआई कौन थे? ओके, तो हीरालाल जे कानिया। ओके, हीरालाल जे कानिया। 2.5 लाख भारत में किस किस की सैलरी है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के जो अदर जजेस होते हैं, 33 जजेस होते हैं, टोटल 34 जज होते हैं, इसमें से एक सीजीआई होता है और 33 जजेस होते हैं। हालांकि वर्तमान में ये जो प्रेजेंट अभी जो जजेस हैं इतनी स्ट्रेंथ हो नहीं पाती है, लेकिन फिर भी होते हैं। ओके, और यहाँ पर जो अदर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी सैलरी होती है। स्टेट के चीफ जस्टिस की सैलरी होती है, यूपीएससी के चेयरपर्सन की सैलरी होती है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की भी यही सैलरी होती है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की भी यही सैलरी होती है, और भारत के सीएजी की भी सैलरी यही होती है। ये चीज आप लोग याद रखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आया कि भाई एस्ट्रोनॉट को आउटर जो स्काई है वो किस प्रकार का दिखता है ना? और एस्ट्रोनॉट को जो आउटर स्काई है वो ब्लैक दिखता है। हमको तो क्या दिखता है, जब हम देखते हैं आसमान को वो हमको नीला दिखता है, क्यों? क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करता है ओशन को। ओके, ओशन का जो है पर्टिकुलरली वो वाटर है, तो वो ब्लू रिफ्लेक्ट करता है, नहीं तो जो स्पेस है वो तो ब्लैक है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देना कि पहला एस्ट्रोनॉट कौन था, फर्स्ट एस्ट्रोनॉट कौन था दुनिया का, तो वो था यूरी गैगरिन। यूरी गैगरिन रशिया यूएसआर का था। 1961 में गया था। किससे गया था, वोस्टक वोस्टक 1 से गया था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है कि कोई भी बंदा एक स्पेस ट्रैवलर है, ये कहा कैसे जाता है, ये मतलब क्या होता है कि कोई तो एक पैरामीटर होगा ना कि भाई ये बंदा स्पेस ट्रैवलर है। तो जो भी बंदा धरती की सतह से अगर
100 किलोमीटर की लाइन को टच कर ले ऊपर, तो वो कहला जाएगा कि वो स्पेस में जा चुका है। ओके, तो इसे हम बोलते हैं कार्बन लाइन। क्या बोलते हैं हम इसे? कार्बन लाइन हम इसे कहते हैं। ओके, अब आता है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कि भारत की तरफ से जो फर्स्ट एस्ट्रोनॉट था वो कौन थे? फर्स्ट एस्ट्रोनॉट कौन थे ये सभी को पता है। राकेश शर्मा जी थे, एयरफोर्स में विंग कमांडर थे। ओके, और ये कब गए थे? 1984 में गए थे, ये भी एग्जाम में आता है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखो। मेट्रो ट्रेन भारत में कब स्टार्ट हुई थी? तो मेट्रो ट्रेन भारत में स्टार्ट करने का श्रेय, देखो पहली बात तो आंसर आपका कोलकाता हो गया, सबसे पहले कलकत्ता में। ठीक है, 24 अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी जी ने इंदिरा गांधी जी ने मेट्रो रेल की शुरुआत करी थी। ओके, अब ये एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ। कलकत्ता भारत का पहला अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड मेट्रो रेल भी यहीं पर ही है। ठीक है, अंडर सी और अंडर रिवर भी मेट्रो यहीं पर ही है। दोनों का एग्जाम में आपका क्या करना है? कोलकाता करना है। ओके, हेडक्वार्टर कहाँ पर है मेट्रो रेल का? मेट्रो रेल डिपार्टमेंट जो भी बोल सकते हो आप, हेडक्वार्टर कहाँ पर है मेट्रो रेल का? तो वो भी कहाँ पर है? वो आपका कोलकाता में ही है, कलकत्ता में ही है। ओके, कलकत्ता में आपको मैंने बताया टोटल जो अभी हमारे पास रेलवे जोन्स हैं, टोटल जो हमारे पास अभी रेलवे के जोन्स हैं वो कितने हैं? वो 19 है। ओके, सबसे नया वाला, सबसे न्यूएस्ट रेलवे जोन आता है एग्जाम में कई बार। ठीक है, सबसे नया रेलवे जोन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, तो वो क्या है? साउथ कोस्ट रेलवे जोन। साउथ कोस्ट रेलवे जोन है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? विशाखापट्टनम में। ओके, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि भारत के पहले रेलवे मिनिस्टर कौन थे, तो आपने क्या बोलना है? भारत के पहले रेलवे मिनिस्टर कौन थे? तो आपने बोलना है सर वो थे जॉन मथाई। ठीक है, जॉन मथाई थे। अभी वर्तमान में कौन है, क्या है वो है? अश्वनी वैष्णव है या नहीं है, मुझे कमेंट में लिख के बताना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर इंडियन रेलवे वॉज स्टैब्लिश? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। देखो सबसे पहले इंडियन रेलवे जो थी वो 1853 में भारत में कौन लेके आया? गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी लेके आया। ओके, सबसे पहला जो रेलवे रूट था हमारा, सबसे पहला जो हमारा रेलवे रूट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता है इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट, मतलब ये तो एग्जाम में आता है, बम्बई से थाने के बीच में था। एंड ये 34 किलोमीटर लंबा था। अगर माइल्स में पूछेगा तो 21 माइल बोल देना। भारत की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन कौन सी है? भारत की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन कौन सी है? इसकी मैक्सिमम स्पीड 180 है, लेकिन इसको रिस्ट्रिक्ट करा गया है किसमें? 130 किलोमीटर पर आवर में। आपको बताइए क्यों करा गया है? क्योंकि लोग पटरियों के पास बैठे रहते हैं भारत में, तो ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। भारत की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन कौन सी हो गई? वंदे भारत। ओके, वंदे भारत है, राजधानी नहीं है। समझ में आ गया? वंदे भारत है, जिसको हम लोग ट्रेन 18 भी कहते हैं, कई बार एग्जाम में आ रखा है, ट्रेन 18 भी कहते हैं। ओके, सबसे पहला रूट क्या था वंदे भारत का? ओके, इसने ट्रायल कहाँ पे किया था? दिल्ली से वाराणसी कैंट के बीच में। दिल्ली से वाराणसी के में फर्स्ट इसका रूट था। अभी तो सब जगह यह चालू हो चुकी है। ओके, ये चीज़ आप ध्यान देना। भारत में हाई स्पीड भारत में हाई स्पीड रेलवे भी चल रही है, आपको पता है। और ये किससे किसके बीच में चल रही है? मुंबई से किसके बीच में? बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट बोलते हैं ना इसको हम। मुंबई से अहमदाबाद के बीच में ये चल रही है। ओके, मतलब अभी पूरा नहीं हुआ है, पूरा ये हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 1853 हो गया। ओके, ये सारा लिखा हुआ आपको मिल जाएगा पीडीएफ में। ठीक है, इसको मैं सेव कर लूंगा। हु वॉज नोन एज द फादर ऑफ बजटिंग इन इंडिया? भारत में बजटिंग के फादर किसको कहते हैं? ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में पहला बजट जो था, भारत का, इंडियाज फर्स्ट फर्स्ट जो बजट था वो आया 1860 में। ठीक है, कौन लेके आया इसको भारत के लिए? जेम्स विल्सन लेके आए। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या थे? एक इकोनॉमिस्ट थे। ओके, जेम्स विल्सन लेके आए, इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इंडियन बजटिंग सिस्टम।
फादर ऑफ इंडियन बजटिंग सिस्टम, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन बजटिंग सिस्टम। ओके, दुनिया में मतलब भारत में सबसे ज्यादा बार बजट पेश किसने करा है? ठीक है, बजट का मैक्सिमम प्रेजेंट किसने करा है भारत में? तो ये आपको पता है कौन है, मोरारजी देसाई। ओके, मोरारजी देसाई हो गए। ओके, पहला आजाद भारत का पहला पहला बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया किसने करा था? 1947 में हमारे जो मंत्री थे शनमुगम सेट्टी। ओके, शनमुगम शनमुगम शेट्टी। ओके, अच्छा, भारत की पहली महिला फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर कौन थी? वो थी इंदिरा गांधी। लेकिन ये एक क्या बनी थी, एक तरीके से ऑफिशिएटिंग थी, यानी कि इनको किसी और का पद दिया गया था, ये फुल फ्लेज नहीं थी, लेकिन भारत की पहली। ओके, अगर मैं बोलूँ कि सबसे जिनके पास ये पोर्टफोलियो था, परमानेंट पोर्टफोलियो, ठीक है, परमानेंट, वो टेम्पररी थी। परमानेंट जो है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर वो है निर्मला सीतारमन, 2 बार से लगातार ये है। और लॉन्गेस्ट स्पीच अभी तक बजट में देने का भी श्रेय इन्हीं को ही जाता है। लॉन्गेस्ट स्पीच भी अभी तक इन्हीं का ही है। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 10वें वाले का? वैसे तो आपका जेम्स विल्सन है राइट आंसर। ओके, ये मैंने आपको ऊपर भी बता दिया था। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन एस्ट्रोनॉट फ्रॉम इंडिया? भारत में पहली वुमेन एस्ट्रोनॉट कौन थी? ये आपको पता है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो कल्पना चावला थी। ओके, करनाल हरियाणा की रहने वाली थी, ठीक है, इन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया था। और इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? जब ये स्पेस शटल जो है कोलंबिया, जो स्पेस शटल है कोलंबिया, ये 1 फरवरी 2023 में वापस आ रहे थे, 2003 में वापस आ रहे थे, जिस कारण से इनका जो स्पेस शटल है वो वहाँ पे खराब हो गया और वो ब्लास्ट हो गया, जिस वजह से सारे के सारे जो क्रू मेंबर्स हैं वो मारे गए। इनका जो पहला इनका जो पहला मिशन था, स्पेस मिशन, जब ये पहली बार स्पेस में गई थी, वो था 1997 में। उसके बाद ये बहुत बार जा चुकी थी। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना, राकेश शर्मा भारत से पहले, भारत के पहले एस्ट्रोनॉट, ठीक है, भारत के पहले एस्ट्रोनॉट। यूरी गागरिन दुनिया का पहला एस्ट्रोनॉट। सुनीता विलियम भारत की दूसरी महिला, भारत की दूसरी महिला एस्ट्रोनॉट, ठीक है। ये कौन होगी? कल्पना चावला भारत की पहली महिला एस्ट्रोनॉट, द फर्स्ट वुमेन एस्ट्रोनॉट फ्रॉम इंडिया, ऑफ इंडिया बोलेंगे, फ्रॉम नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये कहाँ की रहने वाली थी? बेसिकली इन्होंने पढ़ाई वढ़ाई यहाँ से करी थी, लेकिन वो यूएस में ही उनका सिटीजनशिप था। ओके, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। चलो 12वां देखते हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? ये बहुत बार एग्जाम में आता है। ओके, तो यहाँ इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये है द हैग में। द हैग कहाँ पर है? पहली बात तो ये चीज आप लोग ध्यान देना, ये है नीदरलैंड में। इनको हम डच भी कहते हैं ना, नीदरलैंड को। ये चीज आप लोग ध्यान देना। नीदरलैंड का जो पुराना नाम है वो क्या है? नीदरलैंड का पुराना नाम, ये भी एग्जाम में आता है। तो हॉलैंड, पुराना नाम इसका हॉलैंड था। इसकी कैपिटल क्या है नीदरलैंड की? ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, तो एम्स्टरडैम। एम्स्टरडैम, ठीक है, ये एम्स्टरडैम इसकी है। अच्छा, कभी आपसे पूछा जाएगा कि जो आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो जजेस होते हैं, ओके, उनका टेन्योर कितना होता है? ये बहुत बार आता है एग्जाम में। तो 9 साल का टेन्योर होता है। ओके, इंडिया की तरफ से आईसीजे में कौन है जज? जज फ्रॉम इंडिया, ये पिछले बार भी यही थे, अभी भी यही है। तो ये थे दलवीर सिंह भंडारी। ओके, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत की तरफ से एक जज है, और ये पिछले बार भी थे, अभी भी ये जज है। ओके, ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। वॉशिंगटन डीसी में किसका हेडक्वार्टर है? वॉशिंगटन डीसी में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वर्ल्ड बैंक का है हेडक्वार्टर, और
आईएमएफ का हेडक्वार्टर है। दोनों का हेडक्वार्टर आपको वॉशिंगटन डीसी में मिल जाएगा। वर्ल्ड बैंक स्टैब्लिश हुआ था 1944 में, आईएमएफ स्टैब्लिश हुआ था 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के तहत। समझ में आ गया? क्योंकि पेरिस में किसका हेडक्वार्टर है, कभी आपसे पूछा जाएगा तो बता देना सर जी वो है आपका यूनेस्को। यूनेस्को की स्थापना कब होती है? 1945 में होती है। न्यूयॉर्क में किसका हेडक्वार्टर है, कभी अगर आपसे पूछेगा तो यूनाइटेड नेशन का जो जनरल असेंबली है उसका हेडक्वार्टर आपको यहीं पे मिलेगा। वैसे आपको यूएन सिर्फ यूएन बोलना है। और यूएन यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना आपको पता है ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए हम 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे भी मनाते हैं। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है, कभी अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप बता देना सर जी न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है? हडसन नदी के किनारे है। ओके। पेरिस किस नदी के किनारे है, कभी अगर आपसे पूछ लेगा तो बता देना वो सीन नदी के किनारे है। ओके। लंदन पूछ लेगा कभी तो थेम्स बता देना। इराक पूछेगा तो टिग्रिस बोल देना। दिल्ली पूछेगा तो यमुना बोल देना। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। 13वां क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज ऑब्जर्व्ड एज हिंदी दिवस? भारत में हिंदी दिवस हम किस दिन को मनाते हैं? तो पहला, फर्स्ट हिंदी दिवस हमने कब मनाया था, है ना? पहला हिंदी दिवस हमने बनाया था 2006 में। ओके। ये चीज़ आप लोग ध्यान देना, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में मनाया था। और जो हिंदी दिवस था इसकी स्थापना वैसे किसने करी थी? जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। एक एग्जाम में बहुत बार आता है, पहली, फर्स्ट, ओके, वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, ये आता है एग्जाम में। ये कहाँ पे हुई थी? तो 1975 नागपुर में हुई थी। ओके। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या है कि भारतीय संविधान में कौन से आर्टिकल में राजभाषा हिंदी बताई गई है? ओके, राजभाषा बोल रहा हूँ, ठीक है, राज्य भाषा नहीं बोल रहा हूँ। ओके, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान देना, भारत की कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है लेकिन हिंदी को हमने बढ़ावा देना है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज हम इस चीज़ को बढ़ावा देंगे। तो वो है आपका आर्टिकल 243, रिलेटेड टू हिंदी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। ओके। 2024 में जो हिंदी दिवस हमने मनाया था उसकी थीम क्या थी? वो क्या थी? हिंदी ब्रिजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड एआई। ओके, बस आपको इतना याद रखना है, ब्रिजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड एआई। ओके, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 14 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। हु वॉज द फर्स्ट पर्सन इन इंडिया टू इन्वेंट रॉकेट? भारत में रॉकेट का इजाद करने वाला पहला इंसान कौन था? आप ये देखो, रॉकेट इन्होंने जो बनाया था ना, बिल्कुल ही ट्रेडिशनल रॉकेट था। ऐसा नहीं था कि इसमें जेट इंजन लगा हुआ है, फ्यूल लगा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन जिसने भारत में रॉकेट बनाया दैट इज टीपू सुल्तान, रॉकेट का इजाद किया। समझ में आ गया? टीपू सुल्तान को हम मैसूर का शेर भी बोलते हैं, तो टाइगर ऑफ मैसूर भी हम लोग कहते हैं। ये एग्जाम में कई बार आता है, लायन ऑफ मैसूर, टाइगर ऑफ मैसूर, दोनों यही है। ठीक है। ये कब मरा था टीपू सुल्तान जी? ये कब मरे थे जी? 1799 में, जब फोर्थ फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर चल रहा था। ठीक है, जस्ट वेट, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में। इसके फादर का नाम क्या था? टीपू सुल्तान के फादर का नाम एग्जाम में आता है, तो ये था हैदर अली। कभी अगर आपसे पूछे टीपू सुल्तान की कैपिटल क्या थी, ठीक है, तो याद रखना क्या थी? श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम इनकी कैपिटल थी, जो कि कर्नाटक में पड़ती है। इनके फादर का नाम मैंने आपको बता दिया। मैसूर का शेर भी इनको ही बोलते हैं। ओके, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। विलियम बेंटिंक, ठीक है, विलियम बेंटिंक कौन है भाई? विलियम बेंटिंक एग्जाम में आता है ना, कई बार सुना होगा आप लोगों ने विलियम बेंटिंक के बारे में। ओके, तो ये थे भारत के पहले फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। हालांकि अंग्रेजों के थे, ये चीज आपको ध्यान है। फॉरेन एस्टिंग, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, हैदर अली इसके पिताजी हो गए। राइट आंसर आपका क्या हो गया? टीपू सुल्तान। 15वां क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया? ये मैंने आपको बता दिया था।
ओके, इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं, इससे पहले मैंने आपको बताया। ओके, तो 15वें का आंसर क्या हो गया आपका? ठीक है, 15वें का आंसर आपका हो गया विलियम बेंटिक। कब बना था जी ये? 1833 में भारत का पहला गवर्नर जनरल इसको नियुक्त करा जाता है। अच्छा, एग्जाम में आता है हेक्टर मुंडो कई बार। हेक्टर मुंडो का नाम कब आएगा? 1764 में एक लड़ाई हुई थी जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ बक्सर। इस बैटल ऑफ बक्सर में मीर कासिम था, शुजा उद्दौला था। ओके, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान देनी है। ओके, और कौन था? एक तो मीर कासिम हो गया, शुजा उद्दौला और शाह आलम सेकंड जो कि मुगल का था। वो तीन एक तरफ थे, और एक तरफ था ईआईसी का कमांडर हेक्टर मुनरो। ठीक है, इन्होंने इसके खिलाफ लड़ाई करी, हेक्टर मुनरो ने इनको हरा दिया, और ये था 1764 में अंग्रेजों का कमांडर। ओके, बैटल ऑफ बक्सर में ये कमांडर था, इसने उन तीनों को हरा दिया। रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट है रॉबर्ट क्लाइव। देखो, 23 जून 1757 को एक लड़ाई होती है जिसे हम बोलते हैं बैटल ऑफ प्लेसी। प्लासी भी बोलते हैं, वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ओके, इस बैटल में एक तरफ था सिराजुद्दौला, और एक तरफ था कौन? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया, और उसके बाद बंगाल को एक्वायर कर लिया मीर जाफर के से मिलकर। देखिए, लॉर्ड कैनिंग अगर अब आपसे कभी पूछा जाए तो ये बता देना सर जी ये हमारे क्या है, फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया है। फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया है। कब बने थे जी ये? 1858 में बने थे। ये आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, एग्जाम में आता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, विच कंट्री शेयर द लैंड बॉर्डर विद मैक्सिमम कंट्रीज? ओके, कौन सी जो कंट्री है वो लैंड बॉर्डर मैक्सिमम शेयर करती है भारत के साथ? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। समझ में आ गया? इसमें आपको यहाँ पे समझना है कि इंडिया सबसे ज़्यादा लैंड बॉर्डर इसमें से किसके साथ करती है। अगर वैसा आए कि सबसे ज़्यादा किस साथ करती है नॉर्मली, तो वहाँ पे आएगा बांग्लादेश। लेकिन यहाँ पे तो बांग्लादेश ऑप्शन में ही नहीं है, तो जो बांग्लादेश में नहीं है उसके बाद उसका नाम आएगा। तो बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर लंबी हम लोग लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। ओके, ओके, मैक्सिमम कंट्री, विच कंट्री शेयर द लैंड बॉर्डर विद द मैक्सिमम कंट्री, ऐसा पूछा गया है कि कौन सी कंट्री जो है वो सबसे ज़्यादा लैंड बॉर्डर शेयर करती है अदर कंट्रीज से। ये वर्ल्ड में पूछा गया है, तो चाइना इज द राइट आंसर। भारत का सबसे ज़्यादा लैंड बॉर्डर किस साथ लगता है? बांग्लादेश के साथ लगता है। भारत के साथ चाइना का भी लगता है, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान देना। लेकिन चाइना 14 कंट्री के साथ में अपनी लैंड बॉर्डर शेयर करता है। ओके, और सबसे ज़्यादा शेयर करता है ये चाइना और मंगोलिया के बीच में। सबसे ज़्यादा क्या है? चाइना की सबसे लंबी इंटरनेशनल बाउंड्री किस साथ है? मंगोलिया के साथ में है। ओके, इंडिया जो शेयर करता है अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री, वो कितनी कंट्रीज से करता है? 7 कंट्रीज से करता है। ओके, और इंडिया की जो लॉन्गेस्ट बाउंड्री है वो 4096 बांग्लादेश के साथ में है। ओके, 17वें का देखो भाई, हैदराबाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? जो हैदराबाद है वो किस नदी के किनारे है? ओके, तो ये देखो मूसी, ये आएगा आपका आंसर यहाँ पे, मूसी नदी। ठीक है, मूसी नदी के किनारे है। मूसी नदी का कोई ओरिजिनेशन नहीं है, कोई नदी से निकल के बनती है। ओके, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? भाई ये नासिक से निकलती है। नासिक के एक त्रियंबक, त्रियंबक प्लेट्यू है, वहां से ये निकलती है। ओके, नर्मदा नदी का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। ओके, इसी अमरकंटक से सोन नदी भी निकलती है, साउथ पार्ट से। ओके, ये चीज आप लोग ध्यान देना। और ये सोन नदी जो है ये गंगा से कहाँ पे मिलती है? ये आता है एग्जाम में, ये गंगा से मिलती है पटना में। ओके, गोदावरी को हम लोग क्या बोलते हैं? दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी, कभी अगर एग्जाम में आएगा, अब तो नहीं आता, अब तो ये छोटा क्वेश्चन हो गया, तो ये है आपका गंगा। कई बार 2525 या फिर 2550 भी इसका एग्जाम में आता है। ओके, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? है ना, तो ये आप याद रखना, पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्रा को किस नाम से जानते हैं? जमुना नाम के नाम से जानते हैं। ओके, और जब ये दोनों नदी आपस में मिल जाती है तो इसको हम लोग बोलते हैं मेघना नदी। कहाँ पे? बांग्लादेश में। ओके, नर्मदा नदी कहाँ पे गिरती है? तो ये गिरती है बे ऑफ अरेबियन सी, सिंपली आप वो बोल सकते हो अरेबियन सी में।
अरब सागर में, अरेबियन सी में गिरती है। ओके। और ये कहाँ गिरती है? ये गिरती है बे ऑफ बंगाल में। इंडियन ओशन भी आएगा कई बार एग्जाम में, ठीक है। तो ये एग्जाम में आ सकता है। 18वां क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज मेनली फाउंड इन बायोगैस? बायोगैस में कौन सी गैस पाई जाती है? बहुत सिंपल है, आपको पता है, मीथेन। बायोगैस क्या है? गोबर से बनती है। ओके। यहाँ पे ध्यान देना कि जो ब्यूटेन है, ब्यूटेन में कोई भी स्मेल नहीं होती है। इसे हम कहाँ पे यूज करते हैं? एलपीजी में यूज करते हैं, ठीक है। और इसको हम सिगरेट के लाइटर में भी यूज करते हैं, सिगरेट के लाइटर में भी ये यूज़ करी जाती है। प्रोपेन की भी कोई स्मेल नहीं होती है, ठीक है। इसका यूज़ हम करते हैं प्लास्टिक को बनाने में। समझ में आ गया? एलपीजी में मिक्सचर किस चीज़ का होता है? एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन का ही मिक्सचर होता है, और भी एक दो गैसें होती हैं, ऐसे कुछ नहीं है। ओके। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है? ओके। कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जब पेट्रोल को जलाते हैं ना हम, तब ये रिलीज होता है। किससे रिलीज होता है? जब सिगरेट पीता है कोई, तंबाकू, कोयला, इन सबको जलाने के बाद जो धुआं निकलता है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे बड़ा सोर्स इसका क्या है? कार्स। समझ में आ गया? कार से जो धुआं निकलता है दैट इज कॉल्ड कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण भी है। ओके। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एलपीजी जैसे लीक होता है, आपको पता चलता है कि एलपीजी गैस लीक हो रहा है। तो कैसे लीक हो रहा है पता कैसे चलेगा? तो हम एलपीजी के गैस में मिलाते हैं इथाइल मरकैप्टन। इथाइल मरकैप्टन, जिससे पता चलता है कि गैस लीक हो रही है। गैस लीक होने का पता यहीं से चलता है। अर्थ रोटेट्स फ्रॉम इट एक्सिस फ्रॉम विच डायरेक्शन? अर्थ जो रोटेट करती है वो किस डायरेक्शन में रोटेट करती है? पहली बात तो अर्थ की रोटेशन की स्पीड क्या है? अर्थ की रोटेशन की स्पीड क्या है? तो कभी आपसे पूछेगा तो 1600 किलोमीटर पर आवर आप बोल सकते हो। ओके। अर्थ का सरकमफ्रेंस कितना है? सरकमफ्रेंस क्या होता है? अगर हम गोलाई में आउटर एरिया नापे तो, है ना, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है ना, सरकमफ्रेंस कितना है? तो याद रखना वो है 40,000। वैसे तो 40,075 किलोमीटर है, लेकिन 40,000 आप लोग याद रखना राउंड ऑफ के लिए। अर्थ का जो रोटेशन टाइम है, अर्थ का जो रोटेशन टाइम है वो कितना है? 23 आवर्स, ठीक है, 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4 सेकेंड। ओके। अर्थ रिवॉल्व करती है अपने एक्सिस पे, ये किसने बताया था? ये बताया था निकोलस कॉपरनिकस ने, ठीक है। ये किसने बताया था? ये बताया था निकोलस कॉपरनिकस ने, जो कि था अर्थ का रोटेशन की एक अपने एक्सिस पे ये रोटेट करती है। ये किसने डिस्कवर किया था? निकोलस कॉपरनिकस ने। ओके। पहली बार ये इन्होंने ही बताया था। ये चीज भी आपको यहाँ पे लर्न रखनी है। ओके। तो हमारा आंसर क्या हो गया कि अर्थ जो रोटेट करती है दैट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और आज का लास्ट क्वेश्चन है जिसके तहत आपको बाकी ये क्वेश्चन घर में करने हैं, यहाँ पे समझना है अपने आप। इन विच ईयर अमेजन कंपनी वॉज स्टैब्लिश? तो ये है आपकी, कब स्टैब्लिश हुई थी? 1984 में स्टैब्लिश हुई थी। किसने स्टैब्लिश करी थी? जेफ बेजोस ने स्टार्ट करी थी, ठीक है। जेफ बेजोस ने स्टार्ट करी थी। और जब ये स्टार्ट हुई थी तो ये एक ऑनलाइन बुक की कंपनी थी, बुक को ऑर्डर करने की कंपनी थी। ओके। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। अमेजन की एक स्पेस की कंपनी भी है जिसे हम लोग बोलते हैं ब्लू ओरिजिन। क्या बोलते हैं हम? ब्लू ओरिजिन, जिसको 2000 में बनाया गया था, यानी कि 2000 में बनाया गया था। एयर, हाँ, पैसे नहीं। गूगल कब स्टैब्लिश हुई थी? 1998 में गूगल स्टैब्लिश होती है। और इसको कौन स्टैब्लिश करता है? लैरी पेज एंड सर्जी ब्रेन। ओके। गूगल के अभी वर्तमान में सीईओ कौन है? सत्य नडेला किसके? माइक्रोसॉफ्ट के। गूगल के सुंदर पिचाई। फेसबुक कब स्टैब्लिश हुआ था? 2004 में हुआ था। और इसके सीईओ कौन है? किसने स्टैब्लिश किया था? मार्क जुकरबर्ग ने इसको स्टार्ट किया था। 2010 में ही इंस्टाग्राम आया था भाई, जिसमें भारत आधा बर्बाद है, ठीक है, इंस्टाग्राम। और इंस्टाग्राम को फेसबुक ने खरीद लिया था $1 बिलियन में 2012 में। समझ में आ गया? तो ये 20 क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। मैं इसको सेव कर लूंगा सो दैट कि आप लोग यहाँ पर इस चीज़ को पढ़ पाएंगे। बाकी के इसमें 20 क्वेश्चन हैं, ओके, जो आपको यहाँ पे पढ़ने हैं, समझने हैं और उनका आंसर देखना है। ओके। तो ये थी मेरी तरफ से जीके की वीडियो, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होनी चाहिए मे बी। ओके। आपका पेपर है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, और अच्छे से एग्जाम देना। ओके। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।